हाय दोस्तों, आज आपको दोस्तों हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 का अध्याय दो में आज आपको दोस्तों पढ़ाएंगे अम्ल एवं क्षार व लवण। अम्ल एवं क्षार एवं लवण। अब दोस्तों हम अगला टॉपिक आता है हमारा अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल स्वाद के रूप में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। यह लाल लिटमस पेपर को क्या कहते हैं? लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन बनाते हैं। यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन बनाते हैं, जैसे HCl H2SO4, जैसे HCl H2SO4। इस और क्या कहते हैं इसे CH3COOH। इसे कहा जाता है दोस्तों सीट्रिक अम्ल। यह नींबू को नीला लाल लिटमस की तरह लाल कर देता है। और यह दो प्रकार का होता है। यह अम्ल दो प्रकार का होता है। एक होता है सांद्र अम्ल, एक होता है तनु अम्ल। अब सांद्र जो अम्ल होता है वो अधिक मात्रा में जल में अल्प मात्रा में, अधिक जल की मात्रा में और एकदम अल्प मात्रा में होता है। तनु अम्ल जो होता है जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है। यहाँ हम कार्य ये करते हैं, हम अम्ल में जल को मिलाते हैं, ना कि जल को अम्ल में मिलाते हैं। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? अम्ल स्वाद के रूप में खट्टे होते हैं और यह लाल लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और जलीय विलयन में हाइड्रोजन धन आयन बनाता है। जिसमें इसकी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुआ करती हैं जो अम्लों को दो प्रकार में बांट देता है। एक हो जाता है बच्चों एक अम्ल हो जाता है सांद्र अम्ल, और दूसरा हो जाता है हमारा तनु अम्ल। अब दोस्तों सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? अधिक मात्रा में जल और तनु अम्ल अल्प मात्रा में होता है। और इसमें क्या होता है? तनु अम्ल जिसमें अम्ल की अल्प मात्रा होती है और जल की अधिक मात्रा होती है। इसमें जल की मात्रा अधिक होती है और इसमें जल की मात्रा कम होती है। इसमें तनु अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें तनु अम्ल की मात्रा ज्यादा नहीं होती, जिसे क्या कहते हैं? अम्ल। अब दोस्तों हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखो दोस्तों, मैंने इसकी परिभाषा लिख दी। अम्ल स्वाद के रूप में खट्टे होते हैं और ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन धन आयन बनाते हैं। यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन धन आयन बनाते हैं और ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये नीले लिटमस को लाल के रूप में बदल देते हैं, जैसे HCl H2SO4 CH3CO सीट्रिक अम्ल जिसे कहा जाता है सीट्रिक अम्ल। जैसे यह नींबू के ऊपर लगाया जाता है, जैसे यहाँ नींबू के ऊपर लगाते हैं। और नींबू के ऊपर जब वह उसे लगाते हैं तो कैसा कर देता है? लाल कर देता है। जब हम साइट्रिक अम्ल को नींबू के ऊपर लगाते हैं तो नींबू को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और यह दो प्रकार का होता है, एक सांद्र हो जाता है, एक तन सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सांद्र अम्ल हुआ करता है यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा और अल्प मात्रा जल की होती है। तनु अम्ल में जिसमें अम्ल की मात्रा अल्प होती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में और अल्प मात्रा में जल।
अल्प मात्रा में जल। इस प्रकार से कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुआ करती हैं, ऐसा माना जाता है। जब ऐसा हम मानते हैं तो इसकी परिभाषा मैंने लिख दी, आप सब लोग बच्चों से नोट कॉपी में अपने नोट कर लो, फिर आगे बताएं आपको। देखो दोस्तों, अगली मीटिंग है क्षारक। किसे कहते हैं? क्षारक। क्षारक क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला में बदल देते हैं। लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं और यह एक प्रकार का जलीय विलयन कहलाता है। इसमें OH ऋण आयन, इसमें OH ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे NaOH पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इस के अम्लों और ये हो जाता। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुआ करती हैं जैसे NaH4OH, यह एक प्रकार का हमारा क्षारक कहलाता है। और एक बात और होती है दोस्तों, जिसे क्षार होती है वह क्षार में जल घुलनशील होता है। क्षार में जल घुलनशील होता है जिसे क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, यह एक प्रकार का क्षार माना जाता है। ठीक दोस्तों, अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखो मैंने इसकी परिभाषा लिखी बच्चों। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और यह लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में OH ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे NaOH। और एक बार ये हुआ करता है, क्षारक और क्षार क्या है? क्षारक अलग है, क्षार अलग है। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार के रूप में बदल देते हैं, जैसे NaOH। इस प्रकार से ये हमें इसे क्षारक की प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक दोस्तों, इसकी परिभाषा लिखो। देखो दोस्तों, अगली रीडिंग है सूचक। सूचक क्या है? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक, किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति में जो दर्शाते हैं, किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति में जो उपस्थित को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है दोस्तों प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक, और क्या कहते हैं? तीसरा इसका हो जाता है गंधीय सूचक। अब दोस्तों मैंने क्या कहा? सूचक किसी जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है तो उसे सूचक कहते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखो दोस्तों, अब मैंने लिख कि सूचक दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कहा गया प्राकृतिक सूचक, नंबर 2 कहा गया कृत्रिम सूचक, नंबर 3 गंधीय सूचक। अब दोस्तों गंधीय सूचक जब हो गया, अब हमको जानना है दोस्तों प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। नोट कर लो दोस्तों, फिर बताएं प्राकृतिक सूचक। देखो दोस्तों, अब हमको जानना है प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। अब प्राकृतिक सूचक जो होता है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, सीधी बात मतलब दोस्तों, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जो पेड़ पौधों, जो यह सूचक पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। यह सूचक कहाँ से प्राप्त होता है? यह पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। यह पेड़ पौधों से प्राप्त होता है जिसमें अम्ल क्षार व देखो अम्ल क्षार की लवण की कुछ ऐसी स्थिति हुआ करती है, जैसे हम जानते हैं उसको, जैसे लिटमस। जैसे मैंने क्या कहा? लिटमस। अगर लिटमस अम्ल हो गया, यहाँ लिख दो क्षारक।
अब हो गया अम्ल। लिटमस जो हुआ करता है यहाँ अम्ल की उपस्थिति में, लिटमस क्या है, अम्ल के रूप में। अम्ल जब इसमें मिलाएंगे क्या हो जाएगा, ये लिटमस हमारा लाल हो जाएगा। और जब हम इसमें क्षारक मिलाएंगे, क्षारक, जब इसमें क्षारक मिलाएंगे तो ये हो जाएगा नीला। जब इसमें हम क्षारक मिलाएंगे क्या हो जाएगा, नीला। अब हम ले लेते हैं लिटमस की जगह हमने ले लिया हल्दी। हमने क्या ले लिया, हल्दी। अब हल्दी में हम अम्ल मिलाएंगे। जब हल्दी में हम अम्ल मिलाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला। उसका कलर हो जाएगा पीला। और जब हम क्षार मिलाते हैं तो उसका कलर हो जाता है लाल। उसका कलर हो जाता है लाल। प्राकृतिक सूचक ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक सूचक हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। लिटमस पेपर में, अगर किसी लिटमस पेपर में हम अम्ल मिलाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर मान लो मैं क्षार मिलाता हूं तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, नीली हो जाएगी। अगर मान लो हमने क्या काम किया, हल्दी लिया, उसके स्थान पे हल्दी लिया, हल्दी में अम्ल मिलाया तो पीला हो गया और क्षार मिलाया तो लाल हो गया। इस प्रकार से अब अगली हेडिंग, कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, कृत्रिम सूचक को संश्लेषित सूचक भी कहा जाता है। कृत्रिम सूचक को संश्लेषित सूचक भी कहा जाता है। ये सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहा जाता है। उसे कृत्रिम सूचक कहा जाता है, संश्लेषित सूचक कहा जाता है। जैसे इन्होंने लिया मेथिल ऑरेंज, इन्होंने क्या लिया, मेथिल ऑरेंज। अब मेथिल ऑरेंज में हम क्या कार्य करते हैं, मेथिल ऑरेंज अगर अम्ल के रूप में, अगर इसमें हम अम्ल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं इसमें हम अम्ल, मेथिल ऑरेंज में अम्ल मिलाते हैं तो कैसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पीला, वो हो जाएगा पीला। और उसके बाद मान लो हम उसमें क्षार मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं उसमें हम क्षारक को मिलाते हैं, तब उसका स्वाद कैसा हो जाए, जब उसमें हम क्षार मिलाते हैं तो उसका स्वाद हो जाता है लाल। उसका स्वाद कैसा हो जाएगा, लाल हो गया। अब हम फिनाइलबुसिना लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, फिनाइलबुनिस लेते हैं। अब इसमें हम अम्ल मिलाते हैं, अब इसमें हम अम्ल मिलाते हैं, इसमें हम अब अम्ल मिलाते हैं तो यह पानी के रंग के जैसा हो जाता है। यह कैसा हो जाएगा, अगर इसमें अम्ल मिलाते हैं ये हो जाएगा पानी के रंग जैसा हो जाएगा। अगर इसमें हम अम्ल मिलाते हैं तो यह पानी के जैसा हो जाएगा। अगर हम क्षार मिलाते हैं, इसमें क्षार मिलाते हैं तो ये हो जाएगा गहरा गुलाबी, ये हो जाएगा गहरा गुलाबी। अगर इसमें हम, देखो दोस्तों, अगर मेथिल ऑरेंज में हम अम्ल मिलाते हैं तो उसका स्वाद पीला हो जाएगा। अगर हम क्षार मिलाते हैं तो उसका स्वाद लाल हो जाएगा। अगर हम फिनाइलबुनिस लेते हैं तो इसमें अम्ल मिलाते हैं तो इसका रंग पानी के जैसा हो जाएगा। अगर इसमें हम क्या कहते हैं, क्षार मिलाते हैं तो यह गहरा गुलाबी हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। ठीक दोस्तों, अब आपको हम आगे बताते हैं गंधी सूचक क्या है। देखो दोस्तों, अब गंधी सूचक किसे कहते हैं, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में होती है, बदल जाती है तो उसे गंधी सूचक कहा जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ हम डाल देते हैं क्रम, और यहाँ दोस्तों डाल देते हैं हम अम्ल, यहाँ डाल देते हैं क्षारक। अब दोस्तों एक बात समझो, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पर नंबर 1 प्याज का रस, नंबर 1 क्या लिया मैंने, प्याज का रस। प्याज का रस जब हम अम्ल में मिलाते हैं तो उसकी हो जाएगी तीक्ष्ण गंध। कैसी हो जाएगी दोस्तों, उसकी तीक्ष्ण गंध हो जाएगी, उसकी तीक्ष्ण गंध हो जाएगी। और क्षारक में कोई गंध नहीं आएगी। उसमें क्षार मिला देते हैं उसमें कोई गंध नहीं। अगर ऐसा कर देते तो उसमें कोई गंध नहीं है। मान लो मैं लेता हूं वेनिला, एक और होता है दोस्तों, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 एक हो जाएगा वेनिला।
अब दोस्तों वैनिला, वैनिला आपने पहली बार नाम सुना होगा। वैनिला आइसक्रीम में होता है। कहाँ होता है? वैनिला आइसक्रीम में होता है, जिसमें अम्ल मिलाने पर उसमें कोई गंध नहीं आती है, वह सामान्य रूप से होती है। उसमें कोई गंध नहीं आती, वह सामान्य रूप में रहती है। और अगला पॉइंट आता है क्षारक। इसमें गंध होगी, इसमें भी कोई गंध नहीं होगी, इसमें भी कोई गंध नहीं होगी, इसमें भी कोई गंध नहीं होगी। अब ले लेते हैं लौंग का तेल। अगला क्या करते हैं? लौंग का तेल। अब हम लौंग का तेल जो लेते हैं तो इसमें अम्ल के रूप में गंध रहेगी, इसमें कोई गंध नहीं रहेगी, इसमें सामान्य रूप से रहेगा लौंग हमारा। अब उसके बाद अम्ल मिला देंगे तो भी उसमें कोई गंध नहीं होगी, उसमें भी कोई गंध नहीं होगी। इस प्रकार से मैंने आपको इसके तीनों सूचक बता दिए, जो सूचक के प्रकार से नोट कर तो आगे आपको बताएंगे अगला टॉपिक। देखो दोस्तों, अगला टॉपिक है अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण क्या होते हैं? अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण जो उसके हुआ करते हैं, हम पहले आपको अम्ल की बताते हैं। पहले किसका बताते हैं दोस्तों? हम आपको अम्ल के बनाते हैं। अम्ल एक हम लेते हैं अम्ल दोस्तों, क्या लेंगे? एक अम्ल लेंगे प्लस एक लेंगे हम धातु। एक अम्ल लेंगे, एक क्या लेंगे? धातु। एक हो जाएगा हमारा लवण हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? हमारा लवण। अब यह हमारा लवण हो गया, तो हम एक अम्ल, जैसे मैंने ले लिया HCl अम्ल, हमने क्या ले लिया? HCl अम्ल ले लिया प्लस, ये तो एक प्रकार का अम्ल ही है। अब हमें क्या लेना है? धातु लेना है। हमने ले लिया ZN, हमने क्या ले लिया? ZN। अब हमने जब ZN लिया तब इन दोनों को अम्लीय विलयन में जब इसका मैंने अपघटन कराया, तब यह ZnCl2 प्लस H2, ZnCl2 प्लस H2। इस प्रकार से हमारा यह अम्ल के क्षारकों का रासायनिक गुण प्रदर्शित किया जाता है। अब क्षारक का, अब दोस्तों देखो क्षारक का, अब जो क्षारक का हुआ करता है, हम पहले क्या लेते हैं? एक क्षारक। जैसे मैंने लिया मान लो NaOH, मैंने 2NaH लिया प्लस। अब इसके साथ एक हमें धातु लेना है, मैंने भी ले लिया ZN, मैंने धातु लिया ZN। तो एक इसमें अब बदलता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा Na2। अब हो गया Na2 ZnO2, ZnO2 प्लस H2। इस प्रकार से यह इसके रासायनिक अपघटन में बदल जाता है। जब यह बदल जाता है, ये हमारा हो जाएगा क्षारक, ये हमारा हो गया क्षारक, ये हमारा हो गया धातु। और जो तीसरा पॉइंट हमारा बचता है, ये हो गया हमारा लवण। और H2 जानते ही हो बच्चों, ये H2 गैस होती है, ये भी गैस हो जाएगी। बात आई दोस्तों समझ में? इस प्रकार, ठीक। देखो दोस्तों, अगली रीडिंग आपको पढ़ने के लिए गैसों का परीक्षण। गैसों का परीक्षण कैसे होता है ये बात समझो। हाइड्रोजन गैस से निश्चित, हाइड्रोजन गैस से निश्चित, हाइड्रोजन गैस से निश्चित जब हमारे परख नली में जाती है, जब हमारे परख नली में जाती है, तब एक जलती हुई मोमबत्ती, यहीं पर एक जलती हुई रहेगी मोमबत्ती, यहीं पर एक जलती हुई क्या रहेगी दोस्तों? मोमबत्ती। जब मोमबत्ती रहती है दोस्तों, तो यह क्या कार्य करता है? जब मोमबत्ती रहती है तो यह पाप की ध्वनि के रूप में बदल जाता है, तब यह हवाओं के माध्यम में पाप के ध्वनि में बदल जाता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन का परीक्षण किया जा सकता है। हाइड्रोजन के परीक्षण, क्योंकि हाइड्रोजन की किसी भी प्रकार की राड नहीं होती, सिर्फ हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस मानी जाती है, जो एक प्रकार की गैस होती है। तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग हम परख नली या टेस्ट ट्यूब में इसका हम किया करते हैं। जब परख नली में करते हैं तो उसकी प्रकृति जब बदलती है, जब वह मोमबत्ती के संपर्क में आता है, तो वह ध्वनि उत्पन्न, एक पाप की ध्वनि उत्पन्न करता है, जिससे वह हवाओं में बदल जाता है। उसमें साबुन का विलयन भरा हुआ करता है। इस प्रकार से उसकी प्रकृति बदल जाती है। अब दोस्तों आपको उसका हम अगला टॉपिक बताते हैं।
देखो दोस्तों, अब इसके साथ हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं। अम्ल व धातुओं की कार्बोनेट तथा धातुओं के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रियाएं क्या होगी, इसके साथ अभिक्रियाएं कैसी होगी। अभिक्रिया, पहले अभिक्रिया करने के लिए हमें लेना होगा एक चीज, क्या लेना होगा, अम्ल। अम्ल मैंने ले लिया, HCl ले लिया दोस्तों। अब हमें लेना है एक धातु कार्बोनेट। क्या लेना है, एक धातु कार्बोनेट। अब दोस्तों इसमें मिलेगा धातु कार्बोनेट। अब इसको धातु कार्बोनेट हम Na2, मालूम हमने Na2CO3 ले लिया। अब जब Na2CO3 ले लिया तो हमें एक लवण प्राप्त, एक हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, NaCl, या क्या कहलाता है, हमारा लवण कहलाता है। अब दोस्तों बचा क्या है, इसमें बचा क्या है, इसमें प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। इसमें बचा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अब हम धातुओं की बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रियाएं करते हैं। जब धातुओं की बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रियाएं, अब धातुओं के साथ हमने क्या लिया, HCl प्लस अब हमने ले लिया Na, इसकी हम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, CO3। अब इसकी जब अभिक्रिया करते हैं तब यह किस रूप में बदल जाता है, तब यह बदल जाता है NaCl प्लस CO2, NaCl प्लस CO2 के रूप में यह बदल जाता है। तब धातुओं के साथ या धातुओं के साथ बाइकार्बोनेट की कुछ अभिक्रियाएं नहीं होती हैं, धातुओं बाइकार्बोनेट के साथ कुछ अभिक्रियाएं नहीं होती तथा इन अभिक्रियाओं को पृथक्करण नहीं किया जा सकता है। ये बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया है, वो धातुओं की, ये बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, ये धातुओं की बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया है जो बदलती नहीं है, जो बाद में हमें लवण ही प्राप्त होता, क्योंकि लवण इसलिए प्राप्त, ये हो जाएगा धातु, ये हो गया धातु, ये हो जाएगा बाइकार्बोनेट और ये हो जाएगा हमारा लवण। इस प्रकार से इसकी धातुओं की संरचनाएं प्रतीत होती है। ठीक दोस्तों, नोट कर लो।